Knowledge is power. Information and education is the liberating premise of progress in every child. Azamgarh Public School, Playgroup to Class 12th, affiliated to CBSE New Delhi, जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ नैतिक गुणों का ज्ञान भी दिया जाता है. An ISO certified school, जहां पर स्मार्ट डिजिटल क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, इंडोर एंड आउटडोर गेम, डांस एंड म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, 24/7 बैकअप सिक्योरिटी के साथ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी उपलब्ध है. एजुकेटेड एंड एक्सपीरियंस टीचर्स जो कमजोर बच्चों पर देते हैं विशेष ध्यान. आजमगढ़ पब्लिक स्कूल, कोटिला चेक पोस्ट, वाराणसी. आजमगढ़ रोड, आजमगढ़. We have wings, we can fly, look at the world in the eye. We have a heart that is kind and a wise, open mind. We have hope, we have love, we can rise up above. Make us strong at the core, make us ready to explore, make us worthy of it all. So we may rise when we fall. We are the game changers, we are the trailblazers, we are the go-getters, we are the wave riders, we are the Jaypurians. माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूलों के चयन को लेकर हमेशा असमंजस में रहते हैं, पर पेरेंट्स की इस असमंजस की स्थिति को दूर करने के लिए ये है आजमगढ़ के रहुआ मुस्तफाबाद इलाके के 2 एकड़ में फैला हुआ ईशान पब्लिक स्कूल, जो आपकी सभी शंकाओं और असमंजस की स्थिति को संतुष्टि में बदल देगा. ईशान पब्लिक स्कूल CBSE 10+2 स्कूल है, जहां बच्चों को सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में भी बराबर से पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित करता है. लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक पूर्वांचल की 17 सीटों पर प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, जिसमें आजमगढ़ और लालगंज सीट भी शामिल है. जिले की इन 2 सीटों पर उम्मीदवार तय नहीं होने से चर्चाओं का बाजार गर्म है. टिकट की रेस में कभी कोई आगे निकल रहा है तो कभी दूसरा बाजी मार रहा है. उम्मीद है कि भाजपा नवरात्र के पावन अवसर पर 6 अप्रैल को प्रत्याशी घोषित कर सकती है. तब तक असमंजस की स्थिति कायम रहेगी. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ताजा अपडेट यह है कि आजमगढ़ सदर सीट पर टिकट के दावेदारों में मुख्य मुकाबला पूर्व सांसद रमाकांत यादव और भोजपुरी फिल्म स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ के बीच है. सूत्रों की माने तो सोमवार शाम निरहुआ की बीजेपी शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात हुई. वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ भी निरहुआ के पक्ष में हैं. दिनेश लाल को 22 श्रेणी की सुरक्षा भी मुहैया करा दी गई है. ऐसे में निरहुआ के टिकट की संभावनाएं बढ़ गई हैं. लेकिन रमाकांत यादव ने भी अभी तक हथियार नहीं डाले हैं, वह दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं. वहीं लालगंज सुरक्षित सीट पर सूत्रों की माने तो सांसद नीलम सोनकर तीसरे नंबर पर हैं. वहां रेस में पूर्व सांसद दुर्गा प्रसाद सरोज और चंदू सरोज हैं. किसका पलड़ा भारी है यह तो कह पाना बड़ा मुश्किल है. आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अपराधियों के सक्रिय होने के साथ ही पुलिस की चुनौतियां बढ़ गई हैं और आजमगढ़ पुलिस इन चुनौतियों का डटकर मुकाबला कर रही है. पुलिस ने मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडा फोड़कर भारी संख्या में तमंचा व शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किया. पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इनके द्वारा बेचे गए अवैध असलहे के कड़ी को चिन्हित कर शीघ्र ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा. इस असलहा को 3 से 5 हजार रुपये में अपराधियों को बेचा जाता था. पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर पुलिस और जगहों पर लगातार दबिश दे रही है. एसपी त्रिवेणी सिंह ने बताया कि अब तक छापेमारी अभियान में 124 अवैध असलहों को बरामद किया गया है. इसी क्रम में
आज पुलिस टीम ने जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत छापेमारी में अवैध असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। इस दौरान तमंचे बनाने के उपकरणों के साथ ही अर्धनिर्मित चमंचा कारतूस बरामद किया गया। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये अपराधियों को 3 से 5 हजार रुपये में प्रति असलाह सप्लाई करते थे। पुलिस इस गैंग से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। एसपी ने बताया कि पुरस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी, अवैध शस्त्र और अवैध शराब बरामदगी के विरुद्ध चलाए जा रहे सघन अभियान में मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर मुबारकपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत नीबी खुर्द गांव के नदी के किनारे कुछ लोग अवैध शस्त्र का कारखाना चला रहे थे। इस सूचना पर पुलिस ने दबिश देकर अवैध शस्त्र का निर्माण कर रहे बच्चेलाल निवासी ग्राम बम्हौर थाना मुबारकपुर व सुभाष राजभर निवासी ग्राम मोहब्बतपुर थाना मुबारकपुर को मौके पर ही अवैध शस्त्र कारखाना सहित पकड़ लिया तथा मौके से कुल 9 अदद तमंचा, जिसमें 5 तमंचा 315 बोर व 4 तमंचा 303 बोर, 5 अर्धनिर्मित लोहे की नाल, 4 जोड़ी तमंचा बाडी और अन्य उपकरण बरामद किया। छापेमारी के दौरान प्रकाश यादव निवासी नीवी खुर्द थाना मुबारकपुर भागने में सफल रहा, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। गिरफ्तारी और बरामदगी के संबंध में थाना मुबारकपुर में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। देखिए, चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने अवैध शस्त्रों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की थी और इसी के तहत अब तक हम लोग 124 अवैध शस्त्र बरामद कर चुके हैं। उसी कड़ी में आज हम लोगों ने फैक्ट्री बरामद की है जो अपने आप में कंप्लीट है। उसको यूज़ करके ये इलिसिट आर्म्स बना रहे थे। इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और भी इस तरह के सुराग मिले हैं ये लोग बना करके जिसको बेचे हैं। उस कड़ी को हम डेवलप कर रहे हैं। शीघ्र ही बड़े पैमाने पे इसमें और गिरफ्तारी होने की संभावना है। कुछ और सूचनाएं हम लोगों को मिली है कि कुछ लोगों के पास अवैध शस्त्र अभी भी हैं। ये कार्रवाई देर रात तक हम लोगों की जारी रहेगी और मेरा विश्वास है कि 124 नहीं और भी इसमें गिरफ्तारियाँ और भी अवैध शस्त्र बरामद होंगे। सप्लाई यहाँ आसपास के जो क्रिमिनल्स हैं उनको ये बेचे जा रहे थे और उस कड़ी में हम लोग अभी छापेमारी होनी बाकी है। कुछ और टीमें हमारी रवाना है निश्चित रूप से। देखिए, चुनाव को लेके नहीं है, क्रिमिनल्स आज की डेट में यूज कर रहे हैं तो ये क्रिमिनल्स को ही छुपे छुपे बेचते हैं। जो इनको पैसा मिल जाता है, कहीं 3000 कहीं 5000, जो भी रेट जैसा मिल जाता है ये बेचते हैं। देखिए, वर्तमान में जो सूचना हमारे पास थी उस पर हम लोगों ने कार्रवाई की। इनके पूछताछ में कुछ इन्फॉर्मेशन और मिले हैं, उसको डेवलप कर रहे हैं और निश्चित रूप से देर शाम तक और कल तक कार्रवाई हम कर लेंगे। नहीं, एक और व्यक्ति फरार है। कुछ और लोगों के बारे में सूचनाएं मिली है, उसको हम डेवलप कर रहे हैं। सीवर लाइन की पाइप बिछाने में बरती जा रही लापरवाही व मानक के विपरीत हो रहे कार्य से नगर के अनंतपुरा कटरा निवासी बेहद ही खफा हैं। स्थानीय निवासियों ने सीवर लाइन बिछाने में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि बिछाई जा रही पाइप बेहद ही पतली है, बरसात के पानी को उसके द्वारा खींचा जाना असंभव है। वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोग कार्य में बरती जा रही लापरवाही को लेकर भी काफ़ी आक्रोशित हैं। उनका कहना था कि नगर के इस अति व्यस्ततम मार्ग पर सीवर लाइन के लिए गड्ढा खोदकर छोड़ देना काफ़ी खतरनाक साबित हो रहा है। स्कूली बच्चे राहगीर गड्ढों में गिरकर चोटिल तो हो ही रहे हैं, साथ ही जाम की समस्या भी क्षेत्र में विकराल हो चली है। क्या समस्या है यहाँ पर, क्या दिक्कत है, क्या कार्य हो रहा है इसमें, क्या दिक्कत है? इसमें सीवर पाइपलाइन बिछाई जा रही है जो कि घर घर से जो बताया गया हमें कि घर घर से जोड़ा जाएगा इसको पाइप को, जो कि पाइप बहुत पतली है और मुझे नहीं लगता कि मानक के रूप बिछाई जा रही है, लेकिन काम हमको समझ में नहीं आ रहा है इसका। क्या चाहते हैं आप लोग जो काम हो मानक रूप कार्य हो? हाँ, मानक रूप हो और अच्छे मतलब अच्छी चीज़ अच्छी हो, फिर बार बार खुदाई होती है, वही फिर वही काम हो जाता, फिर 2 साल बाद फिर कई बड़ा पाइप डालिए, छोटी पाइप डालिए, ये होगा और क्या। इसके लिए तुरंत कार्रवाई होना चाहिए
हम चाहते हैं कि तुरंत सड़क सही हो जाए, जहाँ पाइप बीत जाए उसका तुरंत सड़क बन जाए। आज समस्या क्या है? ये समस्या तो यही है, गड्ढा खोद के चले जा रहे हैं, आदमी इसमें गाड़ी लेके गिर जा रहा है, इसमें गिर जा रहा है, उसका हाथ पैर टूट जाए। ये गड्ढा खोदने वालों को कुछ पता वो नहीं है कि ये गड्ढा खोद के चले जा रहे हैं, और जो खोद दिए हैं उसकी मिट्टी भी बराबर नहीं कर रहे हैं, जो ईंटा उखाड़े हैं उसका ईंटा भी बराबर नहीं कर रहे हैं। जबकि इनका काम है कि जब यह गड्ढा खोद के पाइप डाल चुके हैं तो इसको बराबर करके ईंटे को कायदे से बिछा के इसका लेपन करें, और यह कुछ नहीं कर रहे हैं, आए और चले गए सब। क्या चीज पर मानक अनुरूप कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब इसमें अब कौन जनहित का काम है? इसमें बार बार वो सीवर का मामला कहते हैं, इसमें सीवर का पानी बहेगा, हाँ इसी तरह चले जा रहे हैं, और कहने के बाद भी वो मानते नहीं हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? अरे हम लोग चाहते हैं कि यह गड्ढा खोदे, उसको तुरंत अपना जो उनको करना है करके उसको फिर बराबर करें, जो मट्टी वट्टी फालतू है इसको उठवावें, और कायदे से जैसे ईंट बिछी थी उस तरह ईंट बिछवावें। यह क्या तरीका है कि आए और खन के चले गए? सबके दुकानों में धूल पड़ जा रही है, जाने वाले आने जाने वालों गिर जा रहे हैं, जाम लग जा रहा है। ये सारी समस्या यहाँ है कि ये जो सीवर लाइन खनी जा रही है, एक तो सीवर लाइन का पाइप जो है वो 8 इंची 10 इंची जो भी मोटा डाला जा रहा है। दूसरी चीज़, इस रोड पे को जो गड्ढे खनने जा रहे हैं, गड्ढे खन करके छोड़ दिए जा रहे हैं। इस रोड पे ज्योति स्कूल है और सारे स्कूल हैं, सारी बच्चे जाते आते हैं, यहाँ पे आए दिन लोग गिरते हैं, लड़ते हैं, जगह तंग है। ये मिट्टी खन कर फेंक दी गई है, रोड पे पड़ी है, गड्ढा खोद करके रोड पे पड़ा है। अब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ये हादसा कोई हो जाएगा तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? हम लोग चाहते हैं यहाँ जितने सीवर लाइन जो बिछाई जा रहे हैं, गड्ढा खने, पाइप डालें, तुरंत का तुरंत उसे साफ किया जाए, ताकि ये पे बच्चों को आने जाने स्कूल में कोई दिक्कत ना हो। अन्य के रूप में यह होगा कि नहीं होगा तो मैं वैज्ञानिक तो हूँ नहीं, हाँ, लेकिन मौके पर अगर देखा जाए तो 6 से 8 इंची की पाइप है, लेंथ उसका है, तो उसमें पानी निकल पाएगा? असंभव है। जब बरसात ज़्यादा होगा तो पानी निकल ही नहीं पाएगा, जाम हो जाएगी नाली, फिर ये पाइप फिर जाम हो जाएगी। अगर मानक के अनुरूप कैसे है? मानक के अनुरूप नहीं है ये। अगर चौड़ी पाइप होती तो पानी निकलता बरसात का। सकरी पाइप है, 6 से 8 इंच की इसकी परिध है, पानी कैसे निकले? आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जहां पार्टियां युद्ध स्तर पर माहौल बना रही हैं, तरह तरह के वादे इरादे जता रही हैं, तो वहीं जनता के मन में भी मुद्दे पूरी तरह से साफ हो चले हैं। जनता के लिए चुनाव में मुद्दे कौन कौन से हैं, जानने के लिए एबीसी चैनल ने अधिवक्ता वर्ग से उसके मन की बात जानी। अधिवक्ताओं से बातचीत के दौरान यह स्पष्ट हो गया कि मुख्य मुद्दा रोटी, शिक्षा, मकान, स्वास्थ्य व रोजगार ही है। सिविल लाइन क्षेत्र निवासी अधिवक्ता जयप्रकाश ने कहा कि पब्लिक की न्यूनतम व मूलभूत सुविधाओं, जरूरतों को पूरा करने वाले को ही हमें वोट देना होगा। मुद्दे तो बहुत स्पष्ट रूप से ये हैं कि कोई भी गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट जो पब्लिक द्वारा चूँकि चुनी जाती है, तो पब्लिक की जो आवश्यकताएं हैं, न्यूनतम आवश्यकताएं आवास की, रोटी की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, जो सरकार इन सारे बातों पे ध्यान दे और इस जो जनता है, जनता के इन कार्यों को पूरी तरीके से लागू करे, जो संवैधानिक अधिकार है उन अधिकारों को प्रयुक्त करे, ऐसी सरकार का गठन होना चाहिए। बेरोजगारी उसी का हिस्सा है कि अगर हम रोटी की बात करते हैं तो बेरोजगारी उसी में सम्मिलित होती है। आज एक बहुत बड़ी विडंबना भारत सरकार की है कि भारत सरकार के जितने भी संस्थान हैं, चाहे वो सुरक्षा का संस्थान हो, चाहे एजुकेशन का संस्थान हो, चाहे न्याय का संस्थान हो, चाहे रेलवे का संस्थान हो, हर संस्थानों में एक बड़ा लंबा बैकलॉग ये है कि पदें खाली हैं। 40% से लेकर 60% तक पदें खाली हैं। उन पदों को अगर भरा नहीं जाएगा तो संस्थानें अच्छी तरह से कार्य नहीं करेंगे। इससे सरकार का भी कार्य बाधित होता है और बेरोजगारी की भी समस्या उत्पन्न होती है। ये भी सही है कि सभी लोगों को रोजगार गवर्नमेंट जॉब द्वारा नहीं दिया जा सकता, लेकिन गवर्नमेंट उनके लिए वो अपॉर्चुनिटी, वो रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है, उनके लिए कुछ धन या इस तरह की व्यवस्था उपलब्ध कराती है जिससे वो अपना स्वरोजगार अर्जित कर सकें। इस संबंध में अगर हम देखा जाए तो जो लघु उद्योगों की स्थिति इधर 10 सालों में बहुत बुरी तरह से खराब हो गई है। ये लघु उद्योग ही भारत की जान हुआ करते थे पहले की अर्थव्यवस्था में। अगर इन लघु उद्योगों को पुनर्जीवित कर दिया जाए
तो हमारे देश से बेरोजगारी की समस्या समाप्त हो जाएगी। इस दिशा में जो सरकार काम करेगी, हमारा वोट या हमारी पब्लिक का वोट उस मुद्दे को ध्यान में रख के जाना चाहिए। धरौली अहिरौला निवासी अधिवक्ता शमशेर सिंह का कहना भी कुछ ऐसा ही था। उन्होंने कहा कि उसे ही चुने जो वादे करे तो उसे पूरा भी करे। देखिए, कोई भी सरकार हो वो जनतांत्रिक मूल्यों पर खरी उतरनी चाहिए। जनता के इस जो भी जनता की आकांक्षाएं हैं, जैसे बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, या जो मूलभूत सुविधाएं हैं, प्रथमतः जो है हर व्यक्ति इसी पर अपना फोकस करना चाहता है और सरकार से भी चाहता है कि जो विकास के कार्य हैं, जो भारतीय परिवेश में विकास के कार्य हैं, उसके साथ साथ जो है ये जो सबसे बड़ा यहाँ का सबसे कठिन काम नौजवानों के लिए है बेरोजगारी, यह तो कोई भी सरकार आवे, यह इसका समाधान बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही सरकार पारदर्शी हो, अपने देश के प्रति रक्षात्मक हो और जनता से जो भी वादे करे, ऐसा नहीं कि चुनावी वादे करके और इसके बाद सरकार में जाने के बाद जो है उल जलूल वर्क करके केवल फोकस करे, ऐसा नहीं। ऐसे काम हो जो जनता को लगे कि हाँ ये जनहित के कार्य हैं। इसके साथ ही अधिवक्ताओं का यह भी कहना था कि स्वच्छ छवि वाला प्रत्याशी, स्वच्छ छवि वाली सरकार को ही हमें चुनना चाहिए। जीतने के बाद जो ईमानदारी से काम करे, हमें उसे ही जिताना चाहिए। नौजवानों को जो रोजगार दे, बेरोजगारी दूर करे, हमें उसे ही चुनना चाहिए। इस चुनाव में मूलतः मुद्दा होना चाहिए स्वच्छ पारदर्शी प्रशासन हो और यहाँ के जो नौजवान हैं, शिक्षित हैं, बेरोजगार हुए हैं, उनको रोज़गार मिले। ऐसी गवर्नमेंट आनी चाहिए जो नौजवानों को रोज़गार दे सके और शासन जो है भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी हो। गाँव में मुद्दा तो जो है, जितने मुद्दे हैं पर्याप्त मुद्दे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि मत उसी को देना चाहिए जिसकी छवि स्वच्छ हो और आजमगढ़ में जीतने के बाद ईमानदारी से काम करे। ईमानदार प्रत्याशी ईमानदार हो, उसी को हम अपना वोट करेंगे जो प्रत्याशी ईमानदार होगा। अभी सभी प्रत्याशी आने के बाद सरकार तो ऐसी हो जो गरीबों और असहायों के लिए हमेशा खड़ी रहे, ऐसी सरकार होनी चाहिए। बेरोजगारी जो सरकार दूर करे, ऐसी सरकार होनी चाहिए। किसानों के बारे में जो सोचे, ऐसी सरकार होनी चाहिए। आजमगढ़ में सूदखोरों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला कप्तानगंज थाना क्षेत्र का है, जहां एक दबंग सूदखोर अरुण कुमार यादव सूद पर पैसे बांटता है, जिसका दिन दहाड़े दबंगई का वीडियो वायरल हो गया। खास बात यह है कि दबंग सूदखोर को एक सरकारी गनर भी मिला हुआ है। पीड़ित रघुनाथ राजभर का आरोप है कि अरुण कुमार को 50,000 के बदले 4 लाख रुपए दे चुका है, लेकिन सूदखोर 20 लाख रुपए देने के लिए मजबूर कर रहा है। सूदखोरी के मामले में रघुनाथ राजभर ने अरुण कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। आरोप है कि थाना क्षेत्र कप्तानगंज के एक डंडी गांव निवासी अरुण कुमार यादव सूद पर पैसे बांटता है। लोगों का कहना है कि वह सूद पर बांटे गए पैसे को 8 से 10 गुना अधिक वसूल रहा है। सूदखोरी के मामले में कप्तानगंज निवासी रघुनाथ राजभर ने अरुण यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। रघुनाथ राजभर का आरोप है कि उसने अरुण से 50,000 रुपये सूद पर लिए थे। इसके बदले में अब तक 4 लाख से अधिक रुपए दे चुका है। पीड़ित का कहना है कि अरुण ने घर में घुसकर परिजनों को मारा पीटा। इस दौरान उसके साथ सरकारी अंगरक्षक भी मौजूद रहा। वहीं एसपी ग्रामीण नरेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि अरुण के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अंगरक्षक दिए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले अरुण यादव के ऊपर हमला हुआ था, इसके बाद उसे अंगरक्षक दिया गया था।
उन्होंने कहा कि गनर लेकर जिस तरह अरुण यादव लोगों को धमका रहा है, इसकी जांच कराई जा रही है। जांच में अगर तथ्य सही पाए गए तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। एक्चुअल दबंग तो मुझे खैर नहीं मालूम है कि मुकदमा थाना कप्तान में एक व्यक्ति ने लिखाया है कि मैंने 50,000 रुपये से सूद पे लिए थे और बाद में बढ़ा के 4 लाख रुपये कर लिया है ये। और इस पर एक मुकदमा थाने में लिखा हुआ, उसकी तफ्तीश भी की जा रही है। कुछ लोगों ने आपत्ति व्यक्त की कि उसके पास गनर है, ये बिल्कुल सही है, उसके पास गनर दिया गया है, क्योंकि इस आज के करीब 7 या 8 महीने पहले उस पर 2 व्यक्ति अटैक किए थे फायरिंग करने के लिए। उस पर इनकाउंटर भी हुआ था, पुलिस ने 2 बदमाशों को गोली लगी थी उसमें और घायलों को जेल में भेजा गया था उनको। उसी आधार पे उसको गनर मिला हुआ है। किंतु उसका एक जो कृत्य ये है कि वो सूद पे पैसे बांटता है या वो किसी को धमकाता है, इसकी जांच हम लोग करवा रहे हैं। मुकदमा थाने में दर्ज है। जो बात अगर सही मिलती है विवेचना में तो उस पर हम लोग अवश्य कार्रवाई करेंगे। गांव के लोगों का कहना है कि लगभग 100 लोगों को 50,000 बांटा और सर 18-20 लाख रुपए की वसूली की गई। हाँ बिल्कुल, जो अभी मुकदमा लिखा है, मुकदमा लिखा ही इसीलिए गया है कि चूंकि वो उसके बारे में ये बात प्रकाश में आई कि वो सूद पे पैसे देता है। अगर वो ऐसा करता है और जो हम लोग गनर दिए अगर उसका मिसयूज करता है वो, तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई हम लोग करेंगे और उनको वापस कराएंगे पुलिस लाइन में। स्वच्छ भारत मिशन से अछूता रह गया यह फूलपुर तहसील का गांव है, जिसे शाहदुल्लापुर तकिया व दनियालपुर दोनों नामों से जाना जाता है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांव को निर्मल बनाने के लिए अनेक योजनाएं देश भर में चली, लेकिन इस गांव के दिन नहीं फिरे। स्थानीय लोग गांव में गंदे पानी के जल जमाव से सालों से परेशान हैं। ग्राम प्रधान, खंड विकास अधिकारी, उप जिलाधिकारी, जिलाधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री को अपनी व गांव की समस्या को कई बार बता चुके हैं, लेकिन आज तक समस्या के समाधान के लिए यहां तक कोई नहीं पहुंचा। उनकी शिकायत का निस्तारण न होने से गांव के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। अब उन्होंने थक हार कर मतदान के बहिष्कार का निर्णय लिया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि गाँव में लगभग 150 घर हैं। जल निकासी का समुचित प्रबंध न होने से घरों का गंदा पानी रास्ते, गड्ढों और लोगों के घरों तक फैला हुआ है। गंदे पानी के जमाव के चलते दुर्गंध व बीमारियों की समस्या लोग झेल रहे हैं। लंबे समय से समस्या के लगातार बने रहने से यहाँ के पीने का पानी भी पूरी तरह से प्रदूषित हो चला है। समस्या से आजी जाकर व शासन प्रशासन की बेरुखी से व्यथित होकर ग्रामीणों ने मतदान बहिष्कार की चेतावनी दी है। इस गांव के पश्चिमी छोर पर एक गाड़ा है जो जलखाता के उसमें अंकित है राजस्व विभाग में। 50 लैट्रिन का पानी इसमें जा रहा है, लेकिन इसका कोई बाईपास नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ का जो बोर है, नीचे पानी है, वो भी प्रदूषित हो रहा है। लोग पानी यहाँ का पीना छोड़ दिए हैं। कुछ दिन में यहाँ लोग मरना शुरू करेंगे। अब तो खैर मलेरिया और टाइफाइड जैसी और मच्छर वगैरह यहाँ ज़्यादा पैदा होते हैं। कुछ दिन में यहाँ का पानी इतना ज़्यादा प्रदूषित हो जाएगा कि यहाँ के लोग पूरी तरह से मर जाएंगे। बोलिए। हमारा नाम मोहम्मद हसनैन है। यहाँ पानी एक खड्डा था, वो पानी उसमें भर के पूरा रोड पे जाम हो रहा है। इसमें आने जाने की कोई भी जगह नहीं है, ना पैदल जा सकते हैं, ना गाड़ी से जा सकते हैं। और इसकी वजह से मलेरिया, दुनिया भर के रोग फैल रहे हैं। रोज आदमी अस्पताल में पड़ा रहता है, अब कोई सुनवाई नहीं हो रही। जल का निकास जो है यहाँ पर बहुत गड़बड़ है। कभी सभी पानी इकट्ठा होकर 50 घरों का पानी जो है जमा हो रहा है। इससे हम लोग को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। इसके लिए कितनी बार एप्लीकेशन दिया गया और प्रधान और वगैरह वगैरह को इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए हमको हम सभी लोगों को इस